हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। मैं यहाँ लेकर आई हूँ आपके लिए इतिहास को पढ़ने के नए नए तरीके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स पढ़ा रही हूँ। तो हमारा जो है लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 क्लियर किया था, जिसमें हमने सिंधु सभ्यता के बारे में सब कुछ जाना था। क्या कौन कौन से वहाँ प्रमुख स्थल है, क्या क्या वहाँ से हमें मिला है, खुदाई कब हुई, किसने की, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा। आप सभी वो वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आएगी। आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे और अपना ये टॉपिक क्लियर करेंगे। चलिए फिर हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हम बात करेंगे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स की। सिंधु सभ्यता के बारे में हमने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस इस बुक में हमें दिए गए थे, तो मैं उनके बारे में ही बात करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरातात्विदों को कैसे पता चला कि वे लोग कपड़े का उपयोग करते थे। मतलब पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे क्या प्रमाण मिले जिससे हमें पता चला कि वो लोग कपड़े पहनते थे या किस तरह के वो कपड़ों का उपयोग करते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं से चिपके हुए वहाँ पर कपड़ों के टुकड़े हमें मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग जो है कपड़े का प्रयोग किया करते थे। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट अगर हम देखें तो पक्की मिट्टी तथा फ्रेयॉन्स से बनी तकलियाँ सूतकताई का संकेत देती है। मतलब सूतकताई मीन्स होता है, मतलब वो सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। और मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति भी मिली है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है, मतलब मोहनजोदड़ो से ही ये साक्ष्य मिले थे कि वो लोग सूती वस्त्र यूज़ में लाते थे। तो मोहनजोदड़ो से ही मोस्टली चीज़ें पाई गई हैं। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें मैच द फॉलोइंग है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली। ठीक है। तो पहले बात करते हैं तांबा। तांबा कहाँ से पाया गया था? तांबा मिला है राजस्थान से। ठीक है। तांबा कहाँ से मिला है हमें? राजस्थान से। फिर बात करते हैं सोने की। ये तो हम सब भी जानते हैं, आज भी सोना जो है कहाँ से मिलता है? कर्नाटक से। ठीक है। और टीन कहाँ से आया था? टीन आया था अफ़गानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर ये मिले हैं हमें गुजरात से। इनके बारे में मैंने आपको लिखाया भी है टॉपिक में, तो अगर हमने वो याद किए होंगे तो हम ये मैच द फॉलोइंग आंसर जो है आसानी से कर लेंगे। ठीक है। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की कि हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। मतलब उनके लिए ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंस रखती थी ज़्यादा। तो अब बात करते हैं इसके आंसर की कि धातुएं, पुरातात्विदों को धातु की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली थी। मतलब जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें काफ़ी चीज़ें वहाँ से मिली, जैसे तांबे और कांसे से औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेखन का कार्य लिपिक करते थे। मतलब जो लेखन का कार्य किया जाता था उसको लिपिक द्वारा किया जाता था। वे मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद कुछ अन्य चीज़ों पर भी लिखे होने से बच नहीं पाए होंगे। मतलब उनकी जो लेखन प्रणाली थी वो वैसे पढ़ी नहीं गई है, बट कुछ चीज़ों पर लिखा हुआ पाया गया है। और बात करते हैं पहिया। सामान को ढोने तथा यातायात के रूप में वाहनों का उपयोग किया जाता था। हल का प्रयोग जो खेतों को जोतने और बीजों की बुआई के लिए किया जाता था। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इन्होंने पूछी है कि इनका क्या उपयोग रहा होगा। बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की। ठीक है। तो इस अध्याय में पकी मिट्टी से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इसमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे, इनके बारे में हमें बताना है। ठीक है। उस टाइम पर क्या क्या मिला था और क्या चीज़ बच्चों को ज़्यादातर पसंद आती है, उनके बारे में हमें लिखना है। तो वहाँ पर खिलौना गाड़ी मिली है, मतलब एक इक्का गाड़ी भी मिली थी और मिट्टी के बने हुए वहाँ पर मोस्टली खिलौने पाए गए हैं। एक गुड़िया भी वहाँ पर मिली थी और विभिन्न पशुओं की आकृति के खिलौने वहाँ पर मिले हैं। छोटे छोटे मैंने आपको उनका चित्र भी दिखाया था, जिनमें बैल, सूअर, भैंस, याक, भालू आदि चित्र जो है मिले हैं। और चिड़िया के आकार की सीटियाँ भी वहाँ पर पाई गई हैं और खिलौने का एक हल भी वहाँ पर हमें मिला था।
ठीक है। तो शायद बच्चों को इन खिलौनों में से खिलौना गाड़ी और पशु की आकृति वाले खिलौने तथा चिड़िया के आकार की सीटी ज़्यादा पसंद आई होंगी, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। आज भी जो सीटी होती है छोटे छोटे बच्चे लेकर बहुत बार घूमते रहते हैं, मेले वगैरह में से भी वो लेकर आते हैं। तो ये चीज़ें तो उन्हें आज भी पसंद है, तो उस टाइम पर भी शायद उनको ज़्यादा ही पसंद रही होंगी। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। हड़प्पा के लोगों को भोजन सामग्री की सूची बनाओ। मतलब वो लोग क्या क्या खाते थे उसकी हमें सूची बनानी है, और आज इनमें से हम लोग क्या क्या चीज़ें खाते हैं उन पर हमें निशान लगाना है। ठीक है। तो हड़प्पा के लोगों की जो खाने की सूची थी वो इस प्रकार है। वो गेहूँ भी खाते थे, हम भी खाते हैं आज भी। जौ वो खाते थे, हम भी खाते हैं। चावल, बात करते हैं हम चावल की, आज भी लोग चावल अधिक मात्रा में ही खाते हैं। दालें खाई जाती हैं आज भी। मटर भी खाते हैं लोग बाग। तिल का प्रयोग आज भी किया जाता है, तेल बनाने में किया जाता है, और हम लड्डू भी बनाकर उनके खाते हैं। सरसों के दाने से भी हम तेल बनाते हैं। सब्जी भी खाते हैं सरसों की। और फल वो भी खाए जाते हैं। मछली, जो लोग मांसाहारी होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। और हिरन, हम नहीं खाते इसको। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? हड़प्पा के जो लोग हैं और पशुपालक थे, उनका जीवन उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। हमें अपने उत्तर कारण सहित बताने हैं। ठीक है। तो जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था पाषाण काल, उनमें और इनमें क्या अंतर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसान और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की जो फसलें हैं वो उगाने लगे थे। मतलब जो पाषाण काल में था उस टाइम कृषि स्टार्ट ही हुई थी, तो उस टाइम पर जो चीज़ें हैं वो कम मात्रा में उनको ज्ञान था उसके बारे में, पर हड़प्पा के लोगों को ज़्यादा जानकारी हो चुकी थी, इसलिए वो थोड़े और ज़्यादा डेवलप हो चुके थे। ठीक है। तो पहला अंतर तो ये मान सकते हैं हम। अब बात करते हैं आगे कि हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में विभिन्न उपकरणों जैसे हल का उपयोग करने लगे थे, पर जो पाषाणकालीन लोग थे वो इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि वो इन चीज़ों को बनाना नहीं जानते थे। वो सिर्फ जानवरों का उपयोग करते थे उस टाइम पर। ठीक है। और हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादकों को गाड़ी के द्वारा एक नगर से दूसरे नगर में भेजने लगे थे, जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास कोई भी साधन उस टाइम तक नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो पाषाणकालीन लोगों में और हड़प्पा कालीन लोगों में अंतर जो बताती हैं। ठीक है। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है प्रश्न नंबर 7। अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाके में बनी हैं? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? मतलब उसने आज के टाइम पर पूछा है कि हमारे इलाके में कौन सी महत्वपूर्ण 3 इमारतों का नाम बता दो और उनका क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी जो भी बच्चा इसे पढ़े तो वो बता सकता है कि हमारे गांव में, हमारे शहर में ये मेन चीज़ें हैं, इमारतें हैं। जैसे कह सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है, हॉस्पिटल की भी बहुत बड़ी इमारतें बनती हैं, और स्कूल। तो इनका हम उपयोग भी बता सकते हैं। हॉस्पिटल का उपयोग किस लिए किया जाता है, स्कूल का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये जो वर्क दिया गया है बच्चों के लिए दिया गया है कि वो अपने एरिया के हिसाब से इमारतों का नाम बताए और उनके बारे में लिखे कि उनका उपयोग क्यों किया जाता था। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है? यह पता करो कि वह कितनी पुरानी है और उसकी देखभाल कौन करता है। तो ये प्रश्न भी बच्चों के लिए ही दिया गया है कि हमारे एरिया में सबसे पुरानी, मतलब जिसको देख के हमें लगता हो ये तो बहुत ही पुरानी है। जैसे हम देख लेते हैं ये लाल किले वगैरह, ये सब हमें पता है काफ़ी टाइम पुराना है, बट हमें बताना है अपने एरिया के हिसाब से। तो अगर आपके गांव में, आपके शहर में कोई प्राचीनतम घर है, कोई खंडर है, या फिर कोई बहुत ही पुरानी हवेली टाइप होती है, उनके बारे में हम ज्ञात करके उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। हमारा चैप्टर 4 हो गया क्लियर। ठीक है। हड़प्पा काल के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दी, और आशा करती हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में भी आई होगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी ताकि मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूँ।
दोस्तों मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है और आप मेरी वीडियोस के आपकी थोड़ी बहुत हेल्प भी हो रही होगी। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, आप इस चैनल पे आज नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो आपके पास टाइम से पहुँच जाए और आप उन्हें पढ़ सके अच्छे से। ठीक है, और आप सभी जिन सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका थैंक यू सो मच। और आपका प्यार मुझे इसी तरह देते रहिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कर सकूं और आप सभी को अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अगेन अपना इतना कीमती टाइम मुझे देने के लिए और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।